समाचार चैनल खोली तो देखा कि पूरा देश उमड़ पड़ा है टिकैत जी के समर्थन में। जो आदमी को परिवार का दर्द नहीं पता, जिसकी औलाद नहीं है, वो क्या जानेगा किसी की पीड़ा को क्या होता है। उन्होंने तो कह दिया मैं सिर्फ एक फ़ोन की दूरी पे हूँ और दूसरे दिन कीले लगाने लग गए। 10 दिन वो जेल रहा, उसके बाद ये आतंकवादी वाला कनेक्शन, पुलवामा में चैटिंग, वो सब निकल के आई ना। अभी ये सारे जितने भी सेलिब्रिटी जो समर्थन में है ना, उनकी भी निकल के आएगी। तो प्याज का माला, आलू की माला पहन के वो महंगाई का विरोध करते थे, पेट्रोल का विरोध करते थे। तो जब वो सत्ता में आया तो वो शांत हो गए, फिर वो महंगाई चलेगी उनको। तो विनय जी, यहाँ पर भी आप किसान आंदोलन को समर्थन करने आए? ये समर्थन तो पहले दिन हमने किया हुआ था। तो मैं जब आंदोलन शुरू हुआ था, जब स्टार्टिंग हुई थी, तब से मैं सिंघू बॉर्डर पे था। बीच में फिर 1 महीना कोरोना की वजह से नहीं आ पाया, पॉजिटिव था। वापस ठीक हुआ हूँ तो वापस गाजीपुर से शुरुआत की है। राशन वगैरह की जो सुविधा हम लोग करते थे, पहले भी हम लोग चावल वगैरह करते थे, वो हम लोग लेके आए हैं और जगह जगह बांट के अपना जो एक सेवा है अपनी तरफ से कर रहे हैं। जी, हम लगातार टच में थे, हमारे जो लोग हैं यहाँ पे वो सब साथ में थे। और नहीं, मैं जस्ट अभी समझिए 2 तारीख को कोरोना मेरा रिपोर्ट नेगेटिव हुआ है। लगातार 1 महीना हॉस्पिटल था, उसके बाद अब वापस फील्ड पे हम लोग आए हैं और जगह जगह जितने भी हैं आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ पे जाके अपनी तरफ से जो सेवा है वो कर रहे हैं। देखिए, एक पल के लिए हमें भी लग रहा था, मैं मुंबई जब हॉस्पिटल बेड पे था तो मुझे भी लग रहा था कि गाज़ीपुर गया हमारे हाथ से। मतलब जिस तरह से तैयारियां सरकार ने की थी, जिस तरह से एक माहौल टीवी चैनल ने बनाया था कि यहाँ से अब चला जाएगा, वो देखते हुए एक अनुभव था कि अब हम यहाँ से गाज़ीपुर हमारा ख़त्म हो रहा है। लेकिन अचानक से जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने पूरा माहौल संभाला और उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश हो रहे थे कि आज रात कुछ बड़ा होगा, तो वो सही थे, वो आंदोलन बड़ा हो गया। ये देखते देखते सुबह जब हमने उठे, समाचार चैनल खोली तो देखा कि पूरा देश उमड़ पड़ा है टिकैत जी के समर्थन में। तो ये एक अच्छा पहल था जो हुआ उस समय। एक दुर्भाग्य भी था कि बहुत कम लोग उस समय यहाँ रह गए थे। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और हम लोग पूरे देश से, मैं खुद मुंबई से आया हुआ हूँ और महाराष्ट्र से बहुत किसान आए, राज्य मंत्री आए, संजय हमारे राउत जी आके गए। तो इस तरह का सहयोग महाराष्ट्र से हमेशा रहा है, तो हम लोग करते रहेंगे। देखिए, अराजक तत्व हैं कौन? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। दीप सिद्धू कौन था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो अराजक तत्व तो वहीं से आते हैं। 70 दिनों से किसान शांति प्रिय कर रहा है। अगर इनको अराजकता करनी होती तो पहले दिन ही करके सब दिल्ली घुस गए होते। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अराजकता, दंगा फैलाना, ये सब भारतीय जनता पार्टी का काम है, किसानों का नहीं है। तो जिस तरह से किसान कर रहा है, एक शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। अभी तो 2 अक्टूबर की डेट आ गई है, अक्टूबर तक तो चलना ही है कम से कम। तो उसी हिसाब से तैयारियाँ चल रही है। जैसा आदेश किसान नेता हमारा देंगे, उसके हिसाब से हम युवा लड़ेंगे। आप जो मजदूरों के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, तो मुंबई से लॉकडाउन के समय तमाम जो मजदूर थे उनके लिए मतलब कोई गवर्नमेंट इतना अच्छा नहीं कर पाई, कभी बस के नीचे, कभी ट्रक के नीचे, कभी ट्रेन के नीचे। तो तब देखिए, मेरा जो आवाज़ उठाना है उसके लिए था कि जो दिहाड़ी मजदूर है, जो मुंबई में फंस गया है, जिसको ना रोज़ी रोटी है, ना खाने को पैसे हैं, उनके लिए या तो आप अनाज की व्यवस्था कर दो या तो उनको अपने परिवार के बीच जाने दो। मेरी मांग और हम सबकी जो मुंबई में जो मज़दूर थे उनकी इतनी सी मांग थी। अगर वो भी जब पूरा नहीं होते देखा तो फिर रास्ते पे तो उतरना था। आखिर कोई घर में भूखा थोड़ी मरेगा। अगर आज ये किसान बाबा यहाँ पे खड़े हैं तो उसका कुछ कारण है। उनकी जो ज़मीनें जानी है, उनकी फसलें बर्बाद होनी है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। महीने महीने 6-6 महीने ये ठंडी में, गर्मी में, बारिश में काम करते हैं और मेहनत करने के बाद अगर वो बीज का भी पैसा ना निकले तो इनके पास आत्महत्या के अलावा रास्ता क्या मिलेगा? तो वो लड़ाई यहाँ पे वो लड़ रहे हैं। और जहाँ तक मेरी भी उस समय की थी तो उनको पेट में निवाले डालने की लड़ाई थी और वो हो गई। बाद में जब आंदोलन हुआ तो आखिर मोदी सरकार ने वही किया। 4 दिन बाद उन्होंने ट्रेनें चालू करने की घोषणा की। यही हम हाथ जोड़ के मांग रहे थे तो नहीं कर दें। देखिए, सरकार असंवेदनशील है ना। अगर मानवीय सरकार होती तो उनको एहसास होता। जो आदमी को परिवार का दर्द नहीं पता, जिसकी औलाद नहीं है, वो क्या जानेगा किसी की पीड़ा को क्या होता है। जो 35 साल तक भीख मांग के अपना ज़िंदगी गुजारा है, वो किसानों की यहाँ पे खेती और उसका जोताई, बोआई, कटाई थोड़ी समझेगा वो। तो उसके लिए तो सब एक ड्रामा है, आंदोलन जीवी है, तो चलता रहता है वो सब। जी, काले वो खुद हैं, उनका दिल काला है, पूरी सरकार काली है। और क्या लोगे आप? भैया, जिसने बनाया ना वही काला बैठा हुआ है। यहाँ पूरी की पूरी सरकार काली हो गई है। नौलथा पानीपत में, हरियाणा में आपको
अडानी जी को 50,000 मैट्रिक टन का गेहूं का भंडारण करने की परमिशन दे दी, टेंडर हो गया और कंपनी बाद में रजिस्टर कराते हैं। ये पहले आपको ठेका दे देंगे, कंपनी आप बनाते रहिए। ये कोई सरकारी नियम होता है क्या? ये तानाशाही है। मेरे दोस्त है भैया, मैं ज़मीनें बांट दूंगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है? तो इस तरह की अगर नीति चलेगी तो विरोध तो होगा ही उसका। अच्छा, अभी तक कई दौर की बातचीत हुई केंद्र सरकार और किसानों के बीच, लेकिन कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। देखिए, नतीजा निकालने के लिए आपको वो चीज़ों को समझनी पड़ेगी। अगर किसानी की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग आके, आप सोचिए बुज़ुर्ग 80-80 90-90 साल के लोग आके बैठे हैं, उनको फील होना चाहिए कि इनको तकलीफ़ें क्या हैं। जब आप समझोगे ही नहीं तो समझौता तो होना नहीं है। उन्होंने तो कह दिया मैं सिर्फ एक फ़ोन की दूरी पे हूँ और दूसरे दिन कीले लगाने लग गए। तो हमें समझ में आ रहा है फ़ोन की दूरी और किलो का क्या मतलब होता है। शांति प्रिय बैठे, आंदोलन चलता रहेगा और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। हो सकता है इसी दरमियान सरकार ना गिर जाए। जिस तरह से माहौल देश के अंदर तैयार हो रहा है, लोग सांसदों को, हम लोग तो महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को तो कुत्ता बना देते हैं, जैसे दिख जाते हैं उनका जीना हराम करके रखा है। या तो रिज़ाइन करो या तो किसानों का आप सॉर्ट आउट करो। ये महाराष्ट्र का पैटर्न है, हम लोग वहाँ पे ये चीज़ें करते हैं। अब धीरे धीरे पूरे देश में जाएगा। मैं अपने सांसद को जाके पूछता हूँ क्या दिक्कत है भाई, या तो तू किसान है तू साथ दे, नहीं तो फिर रिज़ाइन करने, तो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ने देंगे। हम तो अपनी लड़ाई वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, आपने महाराष्ट्र सरकार का यहाँ पे जिक्र किया, जी। तो आपको पता है जो अभी कल ही की खबर है ये कि जो सचिन तेंदुलकर हो गए, लता मंगेशकर हो गई, जो भी दिग्गजों ने ट्वीट किया है किसान आंदोलन के समर्थन में, उस पर महाराष्ट्र सरकार जांच क्यों कर रही है? देखिए, जांच का विषय है ना। अगर एक ही ट्वीट आप करें, सहयोग हो सकता है, आप कुछ लिखें, आपका व्यक्तिगत हो सकता है। वही कॉपी पेस्ट अगर 10 जन करें तो फिर कैसे चलेगा? और उसका उद्देश्य क्या था? मतलब उसके पीछे एक ही तरह का संदेश एक ही टाइम पे आना, क्या दबाव में थे या पैसे खाए? ये सबसे बड़ा विषय है कि आखिर किस उद्देश्य से उसे किया गया है। और सरकार अगर जाके पूछ रही कि सर आपका उद्देश्य क्या था ये ट्वीट करने में, तो इसमें गलत क्या है? अगर आज के डेट में साइबर क्राइम कोई होता है, पुलिस उठाती है, स्टेटमेंट लेती है। अगर आप गलत पाए जाते तो आपको जेल होती, नहीं तो आप बाहर रहते हैं। अगर ये गलत नहीं है, ये सारे लोग, सारे सेलिब्रिटीज़ अगर गलत नहीं है तो इनको डर किस बात का है? जाइए पुलिस जांच में, क्या दिक्कत है? जब अगर गलत होगा तभी तो जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है ना। ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों चिल्ला रहे हैं कि जांच का गलत है, जांच नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? कहीं आग लगी होगी तभी तो धुआं उठा है। इसका मतलब अभी से जैसे ही इन्होंने हमारे गृह मंत्री साहब ने अनाउंस किया, उसके बाद ये बिलबिलाने लगे। तो अब हमें श्योर हो गया है कि जल्दी, जैसे अर्नब को भी हमने उठाया था महाराष्ट्र सरकार ने, 10 दिन वो जेल रहा, उसके बाद ये आतंकवादी वाला कनेक्शन, पुलवामा में चैटिंग, वो सब निकल के आई ना। अभी ये सारे जितने भी सेलिब्रिटी जो समर्थन में है ना, उनकी भी निकल के आएगी। तो महाराष्ट्र सरकार जो है निष्पक्ष जांच करती है। वहाँ यहाँ जैसे स्थिति नहीं है, यहाँ ऐसे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये हमारे रडार में आ गए तो चढ़ेंगे पक्का है। और आपके मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगले 10 दिन के अंदर अर्नब गोस्वामी जेल में होगा और अगला नंबर कंगना रनावत का है। तो कंगना रनावत को क्यों जेल में वो? हमारी मुंबई को आप पाकिस्तान बोलोगे और चले जाओगे। जिस मुंबई में रोज़ी रोटी, अभी मैं यहाँ पे खाना खा के जा रहा हूँ और बाहर जाते मैं बोलूँ नहीं ये सब पाकिस्तानी बैठे हैं, मैं तो गद्दार हो गया ना, देशद्रोही हो गया। रोटी खाई है यहाँ पे। जिस मुंबई ने आपको कंगना रनावत बनाया, कुत्ता नहीं पूछता था उनको। कोई जानता था जब वो यहाँ पे हिमाचल में या दिल्ली में स्ट्रगल कर रही थी? आई ना मुंबई बॉलीवुड में, एक नाम दिया आपको, रोज़ी रोटी दी, रहने को छत दिया, और बाद में आप हमें ही गाली दोगे तो हम थोड़ी सहन करके लेंगे। उनका स्ट्रगल भी तो है। स्ट्रगल है, उसका स्वागत है, हमने सर पे बिठाया। लेकिन आप गाली दोगे तो जेल की तैयारी भी आपके लिए होनी चाहिए। और एक मिनट, जब आपने यहाँ पे कंगना रनावत का जिक्र किया तो उनको आप शिवसेना की तरफ से एक नेता का बयान आया था, उन्होंने वो जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो मैं नहीं कह सकती। उसके हमें भी अफसोस है। कभी भी देखिए बदजुबानी होती है नेताओं की तरफ से। अभी यहीं पे एक सांसद जी थे, उन्होंने बढ़वे बोल दिया था किसानों को। मोदी जी ने किसान ये मोदी जी का जिक्र नहीं, मैं एग्जांपल, मैं वो शब्दों का खेद है हमें भी, उस हमको भी गलत लगा, हम भी उसका विरोध करते हैं। संजय राउत ने जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किया था, हम किसी महिला के लिए नहीं करते। कार्रवाई की। कार्रवाई पूरी देश ने की, गालियाँ अगर ये तो मतलब इक्वल होना चाहिए ना कि अगर आप कंगना एकदम बोलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। देश का कोई भी। लेकिन रावत साहब पे आपने क्या कार्रवाई? देखिए, महाराष्ट्र सरकार उस पर एक्शन लेगी, उनका डिपार्टमेंट। हमने तो मेल तो नहीं किया था कंगना पे एक्शन लीजिए, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसी स्थिति तो देखने को नहीं मिल रही कि रावत साहब पे कोई कार्रवाई होगी या नहीं। देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रेपिस्ट बाहर आ जाता है बाइज्जत बरी होकर। उन्होंने सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल किया था, तो कम से कम वो डांट लगाई गई, या जिस तरह से भी मीडिया टीआरपी चली उस पर वो हैं, वो सरकार का पक्ष होता है ना। ये कोई मतलब आपको लगता मैं समझता हूँ एक तरफा बात हो रही है, मैं समझता हूँ चीज़ को। उत्तर ही नहीं जी। हुआ कोई मेरे सवाल का जवाब। देखिए, आपका ये था कि ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, उसका हमें भी आघात है। मैं मानता हूँ संजय राउत ने बहुत बड़ी गलती की एक महिला को इस पर लेके,
पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, बट कार्रवाई करना वो सरकार प्रशासन का काम है। अगर आज मैं यहाँ पे कुछ गलत बयानी करके जाता हूँ तो मुझ पर कार्रवाई कौन करेगा? यहाँ की पुलिस करेगी, यहाँ की सरकार करेगी। सिंपल सी चीज़ है। अगर उनको लगता है गलत हुआ है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और संजय राउत पे अगर इस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र सरकार करती है, उन पे कार्रवाई करती है, तो उसका स्वागत है। महिला का अपमान हम नहीं सह सकते, लेकिन किस तरह की परिस्थितियाँ हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पर संजय राउत भी आए थे जी, समर्थन देने। ठीक है, बहुत सारे लोग आए हैं। महाराष्ट्र से हमारे राज्य मंत्री आए थे पहले। उसके जैसे कि एक तरफ मतलब सरकार जो है, सरकार कह रही है कि मेरे और ये किसानों के बीच का मसला है, तो इसमें विपक्ष का तो कुछ काम ही नहीं है। नहीं, विपक्ष नहीं है यहाँ पे। जो 26 जनवरी से हिंसा की जी। तस्वीरें आई, उसके बाद से इसमें विपक्ष का ज़्यादा समर्थन आ गया। देखिए, विपक्ष तो सरकार में हमेशा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो प्याज का माला, आलू की माला पहन के वो महंगाई का विरोध करते थे, पेट्रोल का विरोध करते थे। तो जब वो सत्ता में आया तो वो शांत हो गए, फिर वो महंगाई चलेगी उनको। यही चीज़ होता है, जब वो विपक्ष में आएंगे फिर से यही सारी चीज़ें करेंगे। जहाँ प्राइस पेट्रोल 1 रुपया बढ़ा कि तहाँ वो सब निकल जाएंगे साइकिल पे, बैलगाड़ी निकाल के। वही सेम चीज़, वही प्रक्रिया, वही स्थिति में अगर कांग्रेस करती है या शिवसेना करती है या भारतीय जनता बसपा करती है या अखिलेश जी करते हैं, तो गलत क्या है? विपक्ष को आंदोलन करने का अधिकार है, वो यहाँ आते हैं, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं दिया। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती थी, किसी भी नेता को मंच पे नहीं ला दिया। वो आप आए हैं, समर्थन करिए, आप जाइए। यहाँ ना भाषण हो रही है, ना खुले तौर पे किसी पक्ष लिया जा रहा, ना किसी का विपक्ष लिया जा रहा। यहाँ पे तो टिकैत साहब ने खुद कहा था उस दिन कि एक भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हैं जिन्होंने 10,000 झंडों का सहयोग किया। तो यहाँ तो सहयोग सभी कर रहे हैं ना, ये तो किसानों का आंदोलन है, तो ये पॉलिटिकल नहीं है। अच्छा, आपको मतलब एक तरह से महाराष्ट्र सरकार का, शिवसेना का यहाँ पे ना, मैं कोई सी पार्टी से नहीं हूँ। आपको शायद गलतफहमी हो सकती है मेरे बातों से। गलतफहमी नहीं हो सकती। जी। एक और सवाल है, जी। जो इधर के लोग होते हैं, जी पूर्वी चंपारण साइड के, जी, तो इनके साथ एक अलग से भेदभाव करती है। एकदम। क्यों? देखिए, वो हमेशा से रहा है। देखिए, मैं खुद उत्तर भारतीय हूँ, मैं भदोही से आता हूँ। मेरा पेरेंट्स, मेरे परिवार वहाँ से निकल के मुंबई जाके रोज़ी रोटी करते हैं। मराठी और परप्रांतीय का जो मुद्दा है वो हमेशा से रहा है। वहाँ पे कारण ये है कि अगर ये गांव की ज़मीन है, अभी आपके ही चंपारण, जो भी आपने नाम लिया, पूर्वी चंपारण, चाहे वो बिहार का हो चाहे उत्तर, नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अगर पूर्वी चंपारण में धीरे धीरे महाराष्ट्र से लोग आने लगे, अपना कारोबार आपकी ज़मीन पे करने लगे, आपकी जो रोज़गार थे वो उनको कम, आप बोलेंगे मैं 15,000 लूँगी, हम 6,000 में तैयार हो जाते हैं। मराठी लोग अगर वहाँ पे आके पूर्वी चंपारण में 15,000 स्थानिक आदमी मांग रहा, अगर मैं 6,000 में तैयार होना, तो आप क्या करोगे? तो क्या करोगे? आप मार के भगा दोगे? कब तक ये चीज़? देखिए, मारना गलत है, हिंसा गलत है। मैं इंडियन हूँ, मैं देश के किसी भी कोने 100% वही चीज़ वो भी कहते हैं, आप कहीं भी आके कर सकते हैं। उनका यही कहना था, और लड़ाई सरकार से थी, व्यक्तिगत नहीं थी। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो इस तरह की हिंसा करती थी। और मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि 2 दिसंबर 2018 को राज ठाकरे को मैं अपने मंच पर लेके आया, उत्तर भारतीयों के मंच पे पहली बार, जब वो आके हिंदी में उन्होंने भाषण किया था। उस तारीख के बाद से आज 2021 आ गई, एक भी घटना आप दिखा दीजिए कि उत्तर भारतीयों को मारा गया। हमारा समझौता हो चुका है 2018 में ही कि इसके बाद कोई भी हिंसक कार्रवाई नहीं होगी। आपको दिक्कत है, पुलिस स्टेशन जाइए। अगर आपको किसी को, जैसे कोई उत्तर भारतीय वहाँ पे नौकरी कर रहा है, उसको दिक्कत है, और किसी मराठी को दिक्कत है, वो पुलिस स्टेशन जाएगा, वो हाथ नहीं उठाएगा। और ये जो समझौता हुआ है 2018 में ही ख़त्म हो चुका है। अब के बाद, उसके बाद से आज तक 2021 होने आया, एक भी कार्रवाई आपको दिखा दीजिए ढूंढ के कि मराठी और उत्तर भारतीयों का झगड़ा हुआ है। क्या उत्तर भारतीय लोग भरोसा कर सकते हैं ठाकरे साहब? हमेशा करते आए हैं, क्यों जीत के आते हैं ठाकरे साहब? शिवसेना आज उद्धव ठाकरे जो इतने लोग हैं, क्यों जीत के आते हैं? उसका कारण यही है, क्योंकि विकल्प नहीं है। वहाँ उत्तर भारतीयों का नेतृत्व कौन करेगा? स्थानिक लोग कर रहे हैं, तो उसको करते हैं। अच्छा, मतलब अगर उनके बारे में अगर थोड़ा सा मैं स्टडी कर लूँ, तो उनके पूर्वज यहीं के थे, उत्तर भारत। क्या? सॉरी, वापस। अगर आप पूरा डीपली स्टडी करें ठाकरे साहब के जी। बारे में, तो उनका कहीं ना कहीं पूर्वज जो देखिए, वो तो मध्य प्रदेश वगैरह से रहे हैं, वो तो नो डाउट, वो तो बेसिक है। लेकिन एक राज्य में जाने के बाद, अभी मेरी पैदाइश मुंबई की है, मेरे पेरेंट्स भदोही से हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी होती है, मैं जिस राज्य में हूँ उस राज्य के लिए काम करूँ, उसको आगे बढ़ाऊँ, उसको विकास करूँ। अगर आप दिल्ली आए हैं, कहीं से भी आए हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है दिल्ली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ के शख्स, जो राज्य है, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके लोगों को आपको सम्मान देना पड़ेगा। हम बिहार में आके दादागिरी नहीं कर सकते, नहीं मैं तो भारत का देश, हम कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मैं यहीं बैठूँगा, ऐसे नहीं होता है। मैं आपकी भाषा को बोलूँगा, अरे तुम्हारी भोजपुरी नीचे मेरी माँ, नहीं कर सकते। हमें भाषा का सम्मान देना पड़ेगा, हमें संस्कृति का सम्मान देना पड़ेगा। हमारे वहाँ के लोगों को पहली प्राथमिकता, वो हमारे से ऊपर हैं।
जिस राज्य के स्थानिक है वो हमसे ऊपर है, ये मानना पड़ेगा। मैं बाहर से हूँ, मैं यहाँ का स्थानिक नहीं हूँ। जो स्थानिक है उनको वो वैल्यू कीमत देंगे, टकराव ही नहीं होगा। यही छोटी सी जो दिक्कत थी महाराष्ट्र में थी, अब लगभग वो भी शॉर्ट आउट हो चुकी है।